3 विधवा बहुओं का तारकोल का ससुराल। विधवा लावण्या ने हॉस्पिटल में एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया था। वहीं उसकी दोनों विधवा देवरानी करिश्मा और शालिनी भी थी, जो कि छोटे बच्चे को देखकर बहुत खुश थीं। और वहीं लावण्या के सास ससुर भी थे, जो रोते हुए कहते हैं, अजी आप देख रहे हैं ना, काश हमारा विवेक बेटा होता, अपने बेटे को गोद में लेकर बहुत खुश होता और दोनों छोटे बेटे अपने भतीजे को गोद में खिलाते। हाँ, पर भगवान ने हमें इतना अच्छा नसीब नहीं दिया। पहले तो गरीब बना दिया, उसके बाद हमारे तीनों बेटों को हमसे छीन लिया। बहुत याद आ रही है मुझे उनकी। मोहनदास अपने तीनों बेटों के लिए रो रहा था, क्योंकि कुछ महीनों पहले उसके तीनों बेटे हादसे में गुजर गए थे। पर तभी अचानक से उसके तीनों बेटे हॉस्पिटल में आ जाते हैं। ये देखकर घरवाले दंग रह जाते हैं। हे कृष्ण भगवान, मेरे तीनों बेटे मेरी आंखों के सामने हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? आखिरकार इतने समय से अर्चना और मोहनदास के गायब तीनों बेटे वापस कैसे आ सकते थे? मतलब एकदम से वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए। आखिर इस अचंभित दृश्य की पूरी हकीकत क्या थी? ये जानने के लिए हमें कहानी को शुरू से जानना होगा। जहां अर्चना और मोहनदास एक मध्यम वर्ग के परिवार से थे, जहां उन्होंने अपने तीनों बेटे विवेक, गौरव, सात्विक की शादी अच्छे घर की लड़की लावण्या, करिश्मा, शालिनी से की थी। तीनों बहू बहुत सुंदर, सुशील और सहनशील थीं, जिन्होंने आते ही अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारी संभाल ली थी। ऐसे ही शाम के वक्त तीनों बहू रसोई में खाना बना रही थी। अरे वाह बहू, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। क्या बना रही है मेरी तीनों बहुएं आज डिनर में? माँ जी, मैं कोफ्ती बना रही थी और करिश्मा आटा गूंद रही थी, वो रोटी डाल देगी। आप बता दीजिए, पूरी बनाऊं या रोटी? ऐसा कर, पराठे बना ले। और छोटी बहू, तू क्या बना रही है? माँ जी, मैंने पनीर की भुजिया बनाई है, पराठे के साथ और भी ज्यादा अच्छी लगेगी। और मीठे में शाही टुकड़ा बना रही हूँ। अरे वाह, आज तो सब खाने से खुश हो जाएंगे। चल, मैं पूजा कर लेती हूँ, तुम काम खत्म करो अपना। फिर अर्चना पूजा करने चली जाती है। कुछ देर बाद सब खाना खाते हैं और सास ससुर तीनों बहुओं के बनाए खानों की तारीफ करते हैं। इतने में तीनों बेटे अपनी पत्नियों को सुंदर सा तोहफा देते हैं और उन्हें अंगूठी पहना देते हैं, जिसे देखकर सास ससुर ताली बजाते हैं। अरे वाह बच्चों, बहुत बढ़िया। ऐसे ही हंसी खुशी वक्त गुजरता है, पर अचानक से तीनों बेटों की नौकरी छूट जाती है। घर के हालात बदतर होने लगते हैं और आसपास उन्हें कहीं अच्छा काम नहीं मिलता है। फिर घर को बेचकर तीनों बेटे एक फैक्ट्री खोलते हैं, जो कि ठप पड़ जाती है और अब वो टूटे फूटे मकान में रह रहे थे। इसी के साथ बड़ी बहू लावण्या गर्भवती हो जाती है। फिर सब उसका ख्याल रखने लगते हैं। चलो, इस दुख के पहर में खुशी की एक किलकारी तो आने वाली है। अच्छे भले घर से अब हम टूटे फूटे मकान में आ गए हैं। पता नहीं ये बुरा समय कब खत्म होगा। पापा जी, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। पैसे लगा कर भी देख लिए, हम तीनों की वजह से आप सबको घर से बेघर होना पड़ा, लेकिन अब हम किसी दूसरे शहर में काम करने जाएंगे। आप बिल्कुल ठीक कहते हो भैया, लेकिन हमें शहर जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा एक दोस्त है, मैंने उससे बात की थी, वो सऊदी अरब में किसी इंडस्ट्री में बुलाना चाहता है एज अ वर्कर। तो ठीक है, वहीं चलते हैं। कब निकलना है? मैं आपको बताने ही वाला था, उसने कल ही हमें बुलाया है। ठीक है। खाने का समय हो गया है, खिचड़ी और प्याज है, आप सब हाथ मुंह धो लीजिए। खाना खाने के बाद सब सो जाते हैं। अगले दिन तीनों बेटे सामान बांध कर निकल रहे होते हैं। अच्छा, अब हम तीनों के जाने का समय हो रहा है। लावण्या, अपना और हमारे बच्चे का ख्याल रखना, हम जल्द ही आ जाएंगे। जी, आप सब हैं ना मेरा ख्याल रखने के लिए? फिर तीनों भाई अपने दोस्त के साथ एक बंदरगाह पहुंचते हैं, जहां उन्हें सऊदी अरब एक बड़े से शिप में जाना था। तभी तूफान के चलते एक बड़ा जहाज पानी में डूब जाता है, जिससे काफी लोग मर जाते हैं। ये न्यूज हर चैनल पर दिखाई जाती है और जैसे ही उन तीनों के घर वालों को ये पता चलता है, वो बिल्कुल टूट से जाते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे पति हमें छोड़कर नहीं जा सकते। अभी तो हमारे बच्चे को भी इस दुनिया में आना था। हे भगवान, तूने हमसे सब कुछ छीन लिया। क्यों, आखिर क्यों भगवान? तीनों बहू गहरे सदमे में थीं।
वहीं अब घर चलाने के लिए पैसे भी खत्म हो चुके थे, तो दोनों देवरानी किसी के घर नौकरानी का काम करती हैं, तो छोटी वाली दर्जी की दुकान पर कपड़े सिलती है और बड़ी बहू का ख्याल सास ससुर रखते हैं। ऐसे में बारिश के मौसम में घर में पानी भर गया था। ओहो, अब तो छत भी टपकने लगी है। लावण्या बहू के लिए ये ठीक नहीं है। कितनी फिसलन हो रही है। मैं तो बाल बाल बची हूँ। अब माँ जी, टूटी दीवारों और छत से हम अपेक्षा भी क्या कर सकते हैं। शालिनी, तुम यहाँ की सफाई कर दो, कहीं पापा जी न फिसल जाएं। और आप सब मेरी चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी दीदी। ऐसा बोलकर शालिनी सफाई कर देती है। अगले दिन फिर से बारिश होती है। थोड़ा थोड़ा पानी घर में फिर से आ जाता है, जिससे 6 महीने की गर्भवती लावण्या फिसल जाती है। गिरने की आवाज से घर वाले फौरन आते हैं और उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर कहता है कि चिंता की कोई बात नहीं है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमारी बहू और बच्चा बिल्कुल ठीक है। माँ जी, हम रिस्क नहीं लेंगे। क्यों ना मैं छत और दीवारों पर तारकोल लगा दूं। हमारे घर के पास जो सड़क बन रही थी, वहाँ तारकोल बिछा रहे थे, उससे दीदी फिसलेंगी नहीं। हाँ, ये आइडिया अच्छा है। फिर घर आने के बाद दोनों देवरानी सड़क निर्माणकर्ता की आज्ञा से थोड़ा थोड़ा तारकोल लेकर एक दिन छत और जमीन पर लगाकर सूखने के लिए छोड़ देती हैं। फिर अगले दिन दीवारों पर लगा लेती हैं, जिससे उनका घर बारिश सहन करने के लिए मजबूत हो जाता है। बहू, घर तो बहुत मजबूत और अच्छा लग रहा है, पर काला काला अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों ना हम रंग कर देते हैं, जिससे लावण्या बहू और बच्चे को अच्छा लगे। हाँ अर्चना, ये ठीक रहेगा। फिर सास ससुर दोनों बहू के साथ मिलकर कुछ पैसों से रंग लाकर घर को रंग देते हैं। अरे वाह, हमारा तारकोल का घर तो बहुत अच्छा लग रहा है। कोई कह नहीं सकता कि ये उस चीज से बना हुआ है। शुक्रिया तुम दोनों का, जो तुमने मेरे लिए इतना किया। अरे दीदी, इसमें शुक्रिया कैसा। तभी 4-5 पड़ोसी आकर उनके घर को निहार कर कहते हैं, अरे मोरी मैया, अर्चना, तुम्हारा घर तो बड़ा सुंदर लग रहा है। हाँ, मेरी बहू ने तारकोल से मजबूत जो कर दिया है। अरे बहन, हमारा भी कर दो, हम तुम्हारी बहू को पैसे दे देंगे। हमें भी बारिश की बहुत परेशानी हो रही है। ठीक है, मेरी बहू कर देगी। फिर दोनों देवरानी उन 4-5 पड़ोसियों के घर को भी तारकोल कर देती हैं, जिससे उनकी 20-25 हजार की कमाई हो जाती है। और कुछ समय बाद लावण्या बहू की डिलीवरी होती है, जहां घर के सभी लोग मौजूद थे। तभी भावुक होकर अर्चना और मोहन कहते हैं, अजी आप देख रहे हैं ना, काश हमारा विवेक बेटा होता तो अपने बेटे को गोद में लेकर बहुत खुश होता, और दोनों छोटे बेटे अपने भतीजे को गोद में खिलाते हैं। हाँ, पर भगवान ने हमें इतना अच्छा नसीब नहीं दिया। पहले तो गरीब बना दिया, उसके बाद हमारे तीनों बेटों को हमसे छीन लिया। बहुत याद आ रही है मुझे उनकी। आज उनकी बहुत याद आ रही है। विवेक की तरह ही लग रहा है हमारा बेटा भी। दीदी आप परेशान मत होइए, क्यों ना हम बच्चे का नाम भी जेठ जी के नाम पर रख दें। ये तो बहुत अच्छी बात है कि मेरे बेटे का नाम मेरे जैसा है, छोटा विवेक। हाँ। तभी घर के सभी लोग अपने तीनों बेटों को जिंदा देखकर अचंभित रह जाते हैं। अर्चना के तो आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो अपने बेटे को गले से लगा लेती है। हे कृष्ण भगवान, मेरे तीनों बेटे मेरी आंखों के सामने हैं। ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे बताओ ना। माँ, हम भगवान की दया से बच गए। हमारा जहाज पानी में डूब गया था, तो सऊदी अरब के कुछ लोगों ने हम तीनों भाइयों को बचा लिया। उतने समय से हम वहीं पर ही काम कर रहे थे। उन्होंने ही कहा कि अब तुम्हारा बच्चा होने वाला है, तुम्हारे घर वालों को तुम्हारी ज़रूरत होगी, तो हम तीनों यहाँ पर आ गए। और अब आपको इस तरह परेशान रहने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम एक नया घर लेकर आराम से रहेंगे। सच? ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने आपको बहुत याद किया विवेक। देखना, भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं। हमारे तीनों बच्चे हमारे सामने हैं। इस तरह गरीब परिवार के घर में खुशियों की बौछार आ जाती है। विवेक अपने बेटे के साथ खेलता है और सब अपने नए घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। चलो बहू, तुम्हारे पति आने ही वाले होंगे। उनके आने से पहले सारे काम कर लो और उनके लिए खाना बना कर रख लो। सुष्मिता ऐसा कही रही थी कि तभी उसका मकान मालिक आ जाता है और उससे कहता है, सुष्मिता बहन, लाओ किराया दे दो, पिछले महीने का और उससे पहले पिछले महीने का भी तुम्हें किराया देना है अभी। प्रमोद को देखते ही सुष्मिता अपने पर्स से किराए के पैसे निकालती है और प्रमोद को देते हुए कहती है, सुबह ही मेरे 5 बेटे मुझे किराया देकर गए थे। ये लो,
इस महीने का भी और पिछले महीने का भी। चलो अच्छा, इस महीने तुमने किराया दे दिया, नहीं तो मैं तो सोच कर आया था कि अगर मुझे किराया नहीं मिला तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। तो आपको किराया मिल गया है, अब इस बात का क्या मूल्य है? सही कहा सुष्मिता बहन तुमने। चलो मैं चलता हूँ, किराए देने के लिए शुक्रिया। प्रमोद ऐसा कहकर वहां से चला जाता है, जिसके बाद सुष्मिता के 5 बेटे काम पर से आ जाते हैं। उनका उतरा हुआ चेहरा देख सुष्मिता उनसे पूछती है, लगता है तुम पांचों आज बहुत काम करके आए हो। चलो जाओ, मुंह हाथ धो लो, उसके बाद मैं तुम्हें खाना परोसवा देती हूँ। सुष्मिता के कहने पर उसके 5 बेटे अपना हाथ मुंह धोने चले जाते हैं। जिसके बाद वह अपने घर में आकर बैठते हैं। तभी उनमें से सबसे बड़ा भाई अपनी माँ से कहता है, माँ, एक बहुत ही बुरी खबर है। दरअसल सुनने में आया है कि सरकार ने अब मजदूरी करवाना बंद कर दिया है और ऊपर से हमारी फैक्ट्रियों में बड़ी बड़ी मशीनें आ गई हैं, जो एक मशीन 10 लोगों का काम अकेले ही कर लेती है। इसी के चलते हमारे मालिक ने हमें काम से निकाल दिया। कल से हम बेरोजगार हो जाएंगे और हमारे पास कमाने का कोई साधन नहीं होगा। सुष्मिता ये सुनते ही बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। बेटा, अब घर कैसे चलेगा? अगर तुम पांचों ही घर में बैठ जाओगे तो घर की आर्थिक व्यवस्था तो बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगी। माँ, ऐसी बात नहीं है, हम 5 मिलकर रोजाना काम ढूंढने जाएंगे, कहीं ना कहीं तो हमें काम मिल ही जाएगा। हम हार नहीं मानेंगे माँ, हम आपसे वादा करते हैं, हम कहीं ना कहीं अपने लिए काम ढूंढ ही लेंगे। मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा क्या माँ? आज खाने में क्या बनाया है? सुष्मिता अपनी 5 बहू को खाना लगाने के लिए कह देती है, जिसके बाद वह 5 खाना लगा देती हैं। सभी के खाना खाने के बाद सुष्मिता की 5 बहू आपस में बातें करने लगती हैं। अब हमारे पतियों की नौकरी छूट गई है, अब हम लोग क्या करेंगे? मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ऐसी परिस्थिति का भी हमें कभी सामना करना पड़ेगा। आज तो माँ जी बहुत ज्यादा परेशान हैं। चलो हम अब सो जाते हैं, नहीं तो माँ जी को अच्छा नहीं लगेगा कि हम 5 देर रात तक बातें कर रहे हैं। तुमने सही कहा, अब हमें सो जाना चाहिए। वह 5 आराम से सो जाते हैं। अगले दिन घर का राशन खत्म हो जाता है। अरे ये क्या, घर का राशन भी खत्म हो गया है, अब हम लोग क्या करें? दिन प्रतिदिन घर के अंदर परेशानियां बढ़ती ही जाती हैं। अब हर रोज तो वह अपने पड़ोसियों से खाना मांगकर नहीं खा सकते थे, जिसके चलते सुष्मिता के 5 बेटे बाहर जाने का प्लान बनाते हैं। माँ, हमने एक आदमी से बात की है, वो हमें यहाँ से बाहर दूसरे देश में भेज देगा। अगर हम वहाँ चले गए तो हम अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। हाँ, बस अभी कुछ पैसों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारे बाहर जाने की टिकट बहुत महंगी होगी। एक बार हम विदेश में सेटल हो गए तो हमारे पूरे परिवार की परेशानी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। सुष्मिता अपने बेटों की बात सुनने के बाद अपने हाथों से कंगन उतारती है और उन्हें दे देती है। अगर ऐसी बात है तो ये कंगन तुम्हारे पिताजी ने मुझे दिए थे, अब मैं तुम्हें दे रही हूँ। ये बेच दो और इससे अपनी टिकट करवा लो। लेकिन माँ, ये कंगन तो आपको पिताजी ने दिए थे। और आपके पास तो पिताजी की ये आखिरी निशानी है, आप इसे कैसे दे सकती हो? मेरे बेटे और परिवार से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। अब तुम्हारे पिताजी यहाँ नहीं हैं, भगवान को प्यारे हो चुके हैं, इसलिए तुम इसे बेच सकते हो। और अगर आज ये काम नहीं आया तो तुम्हारे पिताजी मुझसे नाराज हो जाएंगे कि मैं अपने बच्चों की जरूरत में उनकी मदद नहीं कर पाई। सुष्मिता के इतने कहने पर उसके 5 बेटे उसके सोने के कंगन को ले जाकर बेच देते हैं, जिसके बाद उन्हें अच्छी खासी कीमत मिल जाती है। वह उन पैसों से अपनी टिकट बुक करवा लेते हैं और गांव छोड़कर चले जाते हैं, जिसके बाद सुष्मिता अपनी 5 बहू के साथ अकेली रह जाती है। अब सुष्मिता के 5 बेटे विदेश जा चुके थे, तो वह इस आस में बैठी होती है कि अब हर महीने उसके बेटे उससे पैसे भिजवाया करेंगे। वो ऐसा सोच ही रही थी कि तभी घर का मकान मालिक आ जाता है और उन्हें घर से बाहर निकलने के लिए कहता है। अरे सुष्मिता बहन, अब तो तेरे 5 बेटे भी यहाँ पर नहीं है, तो खुद सोच किराया कौन देगा? और फिर मेरा मकान कोई धर्मशाला नहीं है कि यहाँ फ्री फोकट में कोई भी आकर रहने लगे। सुष्मिता इस बात को बहुत अच्छे से समझ जाती है। उसी रात वह अपनी 5 बहुओं के साथ सामान पैक करके घर से निकल जाती है। बहुत तेज बारिश हो रही होती है। बारिश के चलते वो एक बहुत बड़े पेड़ के नीचे जाकर खड़े हो जाते हैं। हे भगवान, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारे पास ना घर है ना कोई ठिकाना।
ऊपर से हमें ये भी नहीं पता कि हमारे पति कब आएंगे। उस रात उनके पास कोई चारा नहीं होता और वह बारिश में भीगते हुए पेड़ के नीचे ही सो जाते हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, पारुल को अपने चारों तरफ हरियाली ही हरियाली और घास, साथ में लकड़ियों के टुकड़े भी पड़े हुए नजर आते हैं। लगता है बारिश नहीं होने वाली। वैसे देखो ना, यहाँ कितनी बड़ी बड़ी घास है। तभी सुष्मिता परेशान होकर कहती है, तुम्हें ये घास देखकर खुशी मिल रही है? अरे ये सोचो, अब हमारे सर पर छत भी नहीं है, हम लोग क्या करेंगे? सुष्मिता की ये बात सुनते ही उसकी बहू श्वेता कहती है, अरे माँ जी, क्यों ना हम अपना खुद का कोई काम खोलें, जैसे हम कोई ढाबा चलाते हैं। उसमें हम अच्छा अच्छा खाना बनाएंगे और लोगों को बेचेंगे, और इसमें हम इन घास और लकड़ियों का इस्तेमाल करके अपना ढाबा बना सकते हैं। हाँ, श्वेता ने बिल्कुल सही कहा, इस घास से और लकड़ियों से हम एक ढाबा बना सकते हैं। सुष्मिता की पांचों बहू मिलकर वहां उग रही बड़ी बड़ी घास और लकड़ियों से घास का ढाबा बना देती हैं। लेकिन अब उनके पास उस ढाबे को चलाने के लिए एक भी पैसा नहीं होता, जिससे वह कुछ खाने का सामान ला सके। मैं नहीं जानती कि ये चेन कितने की बिकेगी, लेकिन शायद ये सोने की चेन हमारी कुछ मदद कर सके। हम इसे बेच सकते हैं। सुष्मिता अपनी सोने की चेन बेच देती है, जिसके बाद उसे कुछ पैसे मिल जाते हैं। उन पैसों से वह राशन का सारा सामान ले आती है और ढाबा चलाना शुरू करती है। ढाबे का खाना बहुत स्वादिष्ट बनता है, जिसके चलते उनके ढाबे के बाहर बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो जाती है, जिसे देखकर सुष्मिता सोचती है, आखिरकार मेरी बहुओं की मेहनत कामयाब हो गई। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि घास से बना हुआ ढाबा इतना फेमस हो जाएगा। पूरी मेहनत और लगन से दिन रात वह काम करते हैं, जिसके चलते वो अच्छा खासा पैसा कमाने लगते हैं। अब उनकी एक एक करके सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं और वो अपना खुद का घर भी खरीद लेते हैं। वहीं जब सुष्मिता के पांचों बेटे विदेश से वापस खूब सारा पैसा लेकर लौटते हैं, तो वह अपनी पत्नियों की तरक्की को देखकर बहुत खुश होते हैं और उनके काम को आगे बढ़ाने में और पैसा लगाते हैं। इसके बाद वह सभी एक साथ एक बड़े से ढाबे को चलाना शुरू कर देते हैं और अपने जीवन में खुशी खुशी रहने लगते हैं।